ठीक है, हीट इंजन आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है, लेकिन बगैर इसके सेकंड लॉ आपको समझ में नहीं है। ठीक है, तो आपको बताया तो नॉर्मली पहले ठीक है कि हीट इंजन क्या है, एक डिवाइस है जो कि क्या करता है भैया, कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को किसमें, मतलब काइनेटिक, चलाता है इंजन को। हीट हीट क्या करती है, इंजन को प्ले करती है। ठीक है, ध्यान दीजिए भैया, मतलब जो गाड़ी वाड़ी चलती है ना, हीट एनर्जी की वजह से उसके अंदर क्या आती है, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब चलने वाली एनर्जी आती है, जिसकी वजह से कोई चीज आगे मूव कर सकते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो क्या है भैया, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट कॉन्टिन्यूअसली हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन अ साइक्लिक प्रोसेस, लगातार करती रहती है। ठीक है, सबसे पहले एक वर्ड पढ़ा रहा हूं मैं आपको, सोर्स। सोर्स क्या होता है, देखिए भैया, पहले समझिए काम कैसे करता है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं एक्स्ट्रा। ठीक है, ताकि आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए। ये है पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन है, ये फ्यूल है, यहां से फ्यूल जाता है। ठीक है, और यहां पे एक स्पार्क प्लग होता है। ठीक है, और ये पिस्टन जुड़ा होता है एक रॉड के थ्रू, ऐसे ही होता है। ठीक है, और ये रॉड, ठीक है, जब ये ऊपर उठेगा तो ये क्या होता है, घूमता है ऐसा, ये जो है ना, ये सिस्टम, ये घूमता है। इससे क्या होता है, पहिए के पास काइनेटिक एनर्जी आती है। होता है क्या, सुनिए, जब यहां पर फ्यूल गिरता है यहां पर, ठीक है, तो फ्यूल गिरता है तो यहां पर स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग से क्या होती है, आग लग जाती है अंदर फ्यूल में। ठीक है, और जब फ्यूल में आग लग जाती है तो ये जो आग लगती है उसका टेम्परेचर क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है उसको कहते हैं सोर्स, क्या कहते हैं। और जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो फ्यूल क्या होता है, वेपराइज हो जाता है। क्या होता है, वेपराइज हो जाता है। ठीक है, यानी सोर्स का टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। और फ्यूल यानी वर्किंग सब्सटेंस, फ्यूल को क्या कहते हैं, उससे हीट ले करके क्या होता है, वेपराइज हो जाता है। क्या होता है, और वेपराइज होते के साथ ही पिस्टन के इस वाले एंड पर क्या लगने लगता है, प्रेशर। क्या लगता है, और इतना ज्यादा प्रेशर लगता है कि ये पिस्टन क्या होता है, ऊपर की तरफ उड़ जाता है, ऊपर की तरफ उठता है। यहां पर दो फाइन होल होते हैं। ठीक है, जैसे ही पिस्टन इस लेवल के ऊपर जाता है तो ये जो वेपर क्रिएट हुए हैं ये क्या होते हैं भैया, बाहर चले जाते हैं, और साइलेंसर के थ्रू बाहर आ जाता है धुआं, और साथ साथ में हीट भी आ जाती है, एक्स्ट्रा हीट। समझ गया। अब जब धुआं बाहर चला गया तो अंदर का प्रेशर क्या हो गया, जीरो, फिर प्रेशर कम हो गया, पिस्टन फिर क्या होगा, इनर्शिया की वजह से फिर दोबारा से नीचे आ जाएगा, फिर फ्यूल आएगा, फिर स्पार्क क्रिएट होगा, फिर आग लगेगी, टेम्परेचर फिर हाई पहुंच जाएगा, फ्यूल फिर क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर क्या लगेगा, पिस्टन पे प्रेशर लगेगा, पिस्टन फिर कहां जाएगा, ऊपर, और पिस्टन जब ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जाएगा, तो ये क्या होगा, ये प्ले हो जाएगी, ये क्या होगा, ये ऐसे प्ले होगी। ठीक है, और ये प्रोसेस लगातार होता रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो सोर्स, जो आग लगती है जिसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो लिखा हुआ इट इज अ हीट रिजर्वायर। हीट रिजर्वायर मतलब इसके पास बहुत ज्यादा हीट होती है, मतलब एक तरह से हीट को स्टोरेज का काम करता है ये। ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई, कितना टेम्परेचर होता है, T1। इट इज सपोज टू बी हैव इनफाइनाइट थर्मल हीट कैपेसिटी। अच्छा, थर्मल हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट किसकी होती है बता दूं आपको, जिससे आप कितनी भी हीट लो या कितनी भी हीट दो उसके टेम्परेचर में कभी कोई चेंज ना है, तो इसका मतलब उसकी थर्मल हीट कैपेसिटी क्या है, इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो उसकी थर्मल हीट कैपेसिटी क्या है, सोर्स की थर्मल हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है। ये क्या करता है, वर्किंग सब्सटेंस को हीट देता है, उसको क्या करता है, वेपराइज कर देता है, वेपर होकर के क्या होता है, प्रेशर क्रिएट करता है, किस पे, पिस्टन पे। पिस्टन क्या होता है, उस वेपर के प्रेशर की वजह से ऊपर जाता है, उसके बाद जब एक लिमिट के ऊपर उठ जाता है तो वहां पर दो छेद होते हैं, वहां से वो क्या होता है, वेपर पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है, बाद में साइलेंसर के थ्रू आपको धुआं दिखाई देता है। समझ गया, तो ये प्रोसेस लगातार होता है, इनर्शिया की वजह से पिस्टन फिर नीचे आता है, फिर, समझ गया। तो ये जो आग जलती है इसी को क्या कहते हैं भैया, सोर्स। इसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, इससे कितनी भी हीट लो कोई दिक्कत नहीं है, इसके टेम्परेचर में कोई चेंज आने वाला नहीं है, मतलब इसकी थर्मल हीट कैपेसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट। समझ गया। सो दैट एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। आप कितनी भी हीट निकाल सकते हो इसके बगैर टेम्परेचर चेंज किए। समझ गया भैया। फिर उसके बाद बात करते हैं सिंक। क्या होता है, सिंक मतलब जहां पर हीट को छोड़ा जा रहा है। कहां हीट को छोड़ा जाता है भैया, अर्थ में, अर्थ पे छोड़ा जाता है। आपके थोड़ी हीट छोड़ने पे क्या है, अर्थ का टेम्परेचर चेंज होता है, नहीं। तो अर्थ की भी थर्मल हीट कैपेसिटी क्या है, इनफाइनाइट है। क्या है ये, जिसकी टेम्परेचर ना चेंज हो उसकी थर्मल हीट कैपेसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट। कितना भी ले लो, कितना भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, हीट। ठीक है, तो कह रहे भैया
कह रहा है इट इज हीट रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है इंजन से तो कम ही टेम्परेचर होता है ना बाहर का, ठीक है। T2 इट ऑल्सो हैज इनफाइनाइट थर्मल हीट कैपेसिटी, क्योंकि आप कितने भी हीट दे दो बाहर के टेम्परेचर में कोई चेंज आने वाला, इट कैन बी, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एडेड इन विदाउट चेंजिंग इट्स, इसका टेम्परेचर कभी भी चेंज, कितनी भी हीट को इसमें क्या करो भैया ऐड कर दो, ठीक है। फिर आता है वर्किंग सब्सटेंस, मैंने वर्किंग सब्सटेंस इसको बताया, पेट्रोल को, डीजल को, ठीक है, ये क्या है वर्किंग सब्सटेंस है। कह रहा भैया वर्किंग सब्सटेंस इज एनी मटेरियल जो कि सॉलिड भी हो सकता है, कोयला भी होता है, लिक्विड पेट्रोल डीजल है ना, और गैस सीएनजी, ठीक है, विच परफॉर्म मैकेनिकल वर्क डन व्हेन हीट इज सप्लाइड, जब उनको हीट सप्लाई दी जाएगी तो भैया वो डालते हैं पिस्टन पे, क्या लगाते हैं प्रेशर, प्रेशर क्या करता है पिस्टन को मूव कराता है, यानी मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करता है। समझ गया वर्किंग क्या है, देखिए सुन लीजिए, जो भी मैंने आपको वर्किंग में आगे भी बताया था पीछे कि फ्यूल जला, टेम्परेचर ज्यादा हुआ, क्या हो गया सोर्स, ठीक है, फिर उसने फ्यूल को क्या किया वेपराइज भी कर दिया, प्रेशर लगा, तो ये सब आपको नहीं बताया जाएगा, इसमें केवल इतना बताया जाएगा कि सोर्स से वर्किंग सब्सटेंस ने क्या किया, हीट लिया, क्या लिया, और उस हीट लेकर के क्या किया, एक्सपेंड हुआ, यानी वर्क हुआ, क्या किया, आपको पता नहीं हीट लेने के बाद गैसेस वगैरह क्या होती है, चीजें एक्सपेंड कर जाती है ना, एक्सपेंशन मतलब वर्क डन हो रहा है, वर्क हुआ, और वर्क ने क्या किया पिस्टन को मूव कराया, और बाकी बची हीट को क्या किया बाहर छोड़ दिया गया। तो यहां पर यही तीन बातें बताई गई हैं कि पहले Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, सोर्स से लेगा, कौन, वर्किंग सब्सटेंस, फिर क्या करेगा वर्क परफॉर्म करेगा, पिस्टन को ऊपर कराएगा, फिर बची हुई हीट को क्या करेगा छोड़ देगा, कहां पर, सिंक में, कहां पर, जिसका टेम्परेचर क्या है कम, यहां पे लिखा हुआ है, ये हो गया वर्किंग सब्सटेंस। ये देखिए, in every cycle of operation the working substance absorb definite amount of heat, कितने हीट एब्जॉर्ब करता है Q1, कितनी करता है Q1 फ्रॉम दी सोर्स, किससे एब्जॉर्ब करता है, जो कि क्या होता है, कौन सा टेम्परेचर है भैया T1, कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ दिस हीट, इसका इस हीट का कुछ पार्ट क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि W है, ठीक है भैया, एंड रिजेक्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ, कितना रिजेक्ट करता है भैया Q2, कहां पर, जो कि किस पे होता है लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है भैया, द वर्क डन W इन साइकिल ट्रांसफर्ड टू द इन्वायरमेंट, बाहर की तरफ ट्रांसफर कर दी जाती है बाय अरेंजमेंट, आपको बताया ना भैया, पिस्टन से क्या जुड़ी होती है रोड, रोड किससे जुड़ी होती है साफ से, जब पिस्टन ऊपर उठता है तो साफ भी ऊपर उठता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर उठता है फिर नीचे आता है, लगातार उसमें क्या होता है प्ले बना रहता है, और आपके जो गाड़ी वाड़ी के टायर है वो लगातार क्या होते हैं भैया घूमते रहते हैं, समझ गया, समझ गया, तो यही लिखा हुआ है, सिलेंडर मूविंग पिस्टन दैट ट्रांसफर मैकेनिकल एनर्जी टू द व्हील्स ऑफ व्हीकल विया शाफ्ट, शाफ्ट के थ्रू व्हील तक ट्रांसफर की जाती है, समझ गया भैया, आगे बढ़िए। फिर उसके बाद यहाँ पर अरेंजमेंट लिखा हुआ है, जो अरेंजमेंट है यहाँ पर T1 ज्यादा है T2 कम है, T1 ज्यादा है किसका टेम्परेचर होगा सोर्स का, यहां से हीट लिया रही कितनी, इसको हम इनपुट कहते हैं, कौन ले रहा है वर्किंग सब्सटेंस, कौन कौन है सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, और फिर क्या कर रहा है इस हीट को लेकर के वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, और बची हीट को कहां छोड़ दे रहा है, कितना हीट ली, कितनी हीट छोड़ी, तो वर्क कितना किया होगा 50 जूल हीट ली, 5 जूल वर्क किया, बाकी छोड़ दी, समझ गया, यही हुआ। फिर आता है एफिशिएंसी, क्या आता है 10वीं क्लास में आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, तो एफिशिएंसी होता है भैया आउटपुट अपॉन में, आउटपुट मतलब जो आपका पर्पस है, कितना पर्पस हुआ Q1 माइनस, और कितना आपने इनपुट लिया, तो यही Q1 अपॉन में Q1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, Q2 अपॉन में Q1 क्या हो जाएगा यार, ये एफिशिएंसी हो गया, क्या हो गया, समझ गया भैया, ये हीट इंजन है। अब इसके बारे में कुछ बातें जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछी जाती है, चाहे वो आउट ऑफ सिलेबस हो चाहे सिलेबस के अंदर हो, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए कह रहे हैं ये बात बताई गई है जो हमारी डेली लाइफ में हम जो इंजन यूज करते हैं उनके लिए, ठीक है, मतलब आइडियलाइज कंडीशन नहीं है, जो हम डेली लाइफ में करते हैं वो वाली कंडीशन, ठीक है भैया। कह रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन, हमेशा एफिशिएंसी एक से कम होती है, एफिशिएंसी एक कितनी कम हो सकती है जब इनपुट और आउटपुट दोनों क्या हो बराबर हो, मतलब जितना हीट इंजन ले कहां से सोर्स से उतना ही क्या करे वर्क कर दे, मतलब Q2 की वैल्यू 0 हो, Q2 0 कब होगा
जब सारा का सारा 50 जूल हीट दी, 50 जूल वर्क किया, तो Q2 की वैल्यू क्या होगी? अपने आप ही 0 होगी। क्या ऐसा इंजन होता कभी आपने देखा है कि भैया जितनी हीट ले उतना वर्क परफॉर्म कर दे और कोई भी हीट बाहर छोड़े ही ना? ऐसा होता है इंजन? नहीं। तो ऐसा कोई इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी क्या 1 हो, यानी 100% हो। वो हीट लेता है तो सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाता, कुछ अमाउंट ऑफ हीट उसको बाहर सिंक में रिजेक्ट करना ही पड़ता है। समझ गए भैया? तो ऐसा कोई इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी क्या हो 1 हो या 100% हो। समझ गया? तो कह रहा भैया वैन क्यू, हाँ देखिए एफिशिएंसी अगर आपकी 1 होगी तो Q2 क्या होगा? मतलब बाहर कोई हीट रिजेक्ट नहीं जाएगी। एफिशिएंसी क्या होगी इस कंडीशन में? 1 या 100%। बट एनी वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, एनी वर्किंग सब्सटेंस वर्किंग इन साइक्लिक प्रोसेस कैन नॉट कन्वर्ट ऑल हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स इनटू वर्क। कह रहा कोई भी वर्किंग सब्सटेंस जो सोर्स से हीट लेता है उस सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ वो हीट को क्या करता है? सिंक में छोड़ेगा ही छोड़ेगा। देखो, इट हैज टू रिजेक्ट सम अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, to the sink. This is why efficiency of heat engine is always less than unit यानी 1. The efficiency of steam engine, जो आप देखते हो steam engine जो शोले में गाड़ी चल रही थी, रेलगाड़ी चल रही थी, जिसमें धर्मेंद्र कोयला फेंक रहा था, उसकी एफिशिएंसी मात्र क्या होती है? 12 से लेके 16%। मतलब 100 किलो कोयला अगर आप यूज करते हो तो उसका 12 से लेके 16% ही कोयला क्या होता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो पाता है, बाकी सारा कोयला क्या होता है? वेस्टेज में जाता है। ठीक है। दूसरा, जो आप बाइक चलाते हैं, पेट्रोल की बाइक होती है, उसमें मात्र 26% एनर्जी, मतलब 100 लीटर पेट्रोल भराओगे तो मात्र 26 लीटर काम का है, बाकी सारा पेट्रोल क्या है? इधर उधर के कामों में खर्च हो जाता है, बेकार हो जाता है। डीजल इंजन जो होता है उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, यानी 40%। ठीक है भैया, लेकिन ये इंजन जो होता है काफी हार्ड, पेट्रोल सॉरी मुकाबले काफी ज्यादा हार्ड होता है, इसको बर्न करना भी काफी मुश्किल होता है डीजल को। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इससे गाड़ी का इंजन क्या होता है? जल्दी खराब हो जाता है। समझ गया? इसलिए सारे इंजन को हम डीजल इंजन नहीं बना सकते। समझ गया? अब बात करते हैं भैया टाइप्स ऑफ हीट इंजन। तो भैया हीट इंजन हमने पढ़े भैया 2 टाइप के होते हैं अपने पास। पहला हीट इंजन क्या है भैया? एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जिसमें फ्यूल बाहर जलता है। फ्यूल क्या होता है? जैसे शोले में आग नीचे जल रही थी, ऊपर क्या लगा था? पानी का एक टैंक का टंकी थी बड़ी सी, हीट लगती, पानी क्या होता? वेपराइज होता, वेपर जाते और पिस्टन को मूव कराते, जैसे अभी पीछे मूव कराया था किसने? वर्किंग सब्सटेंस। यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस क्या है? समझ गए ना क्या होता है? तो यही हुआ, फ्यूल बर्न आउटसाइड ऑफ द इंजन, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है? बहुत कम होती है। एग्जांपल क्या है भैया? स्टीम इंजन। फिर होता है इंटरनल कंबशन इंजन, जहां पर फ्यूल अंदर ही जलता है, जैसे बाइक वगैरह होगी हमारी, ठीक है, उसमें फ्यूल अंदर जलता है। फ्यूल बर्न इनसाइड द इंजन, ग्रेटर एफिशिएंसी होती है। डीजल और इंजन और पेट्रोल इंजन इसके क्या है? एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? चलो चलो, अब देखिए लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लो। देखिए मैं इसमें ज्यादा लिखवा दिया, बाकी इसके मेन मेन पॉइंट्स बताऊंगा, केवल आपको लॉस की लिमिटेशन याद करनी है, रीजन वगैरह तो आप ना भी याद करो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आते नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे कह रहा भैया, पहली लिमिटेशन क्या कह रहा है? ये बोलता है भैया फर्स्ट लो क्या कहता है कि हीट का फ्लो होता है कहां से? हाइयर से लोअर पर। समझ गया? हाइयर से लोअर पे होता है, लेकिन लोअर से हाइयर पे क्यों नहीं होता? इसकी कोई एक्सप्लेनेशन ये नहीं देता। लोअर से हाइयर पे क्यों नहीं होता? यही क्या है इसकी लिमिटेशन है कि क्यों नहीं होता, और अगर हाइयर से लोअर होता तो क्यों होता है, और लोअर से हाइयर होता तो क्यों नहीं होता। यही क्या है इसकी लिमिटेशन। तो वही लिखा हुआ है, इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, दैट इज हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाइयर टू लोअर। ठीक है, फर्स्ट लो नॉट गिव्स एनी रीजन व्हाई हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। हीट क्यों नहीं फ्लो करती कोल्ड से लेके हॉट बॉडी की तरफ? समझ गया? इसके बारे में नहीं बताता। समझ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो नीचे आते हैं, फिर बात करते हैं सेकंड लॉ। देखिए आपको मैंने बताया, यहां पर जो हम पढ़ रहे थे, Q1 अमाउंट ऑफ हीट ली तो वर्क में कन्वर्ट किया और उसके बाद बाकी हीट को बाहर छोड़ दिया। तो यहां पर क्या इसने बताया, जो बता रहा था मैंने पढ़ाया आपको, क्या उसमें ये बताया गया कि भैया वेपराइज होता था फ्यूल, फ्यूल क्या लगा था? पिस्टन पे प्रेशर लगाता, पिस्टन ऊपर जाता, ऐसा बताया कुछ भी? वो तो मैंने बताया ना आपको अपनी तरफ से, इसमें तो नहीं बताया। यही क्या है कि भैया किस तरीके से हीट एनर्जी जो होती है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। समझ गया? इसके बारे में नहीं बताया। क्या कह रहे भैया? फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन द, सॉरी ये कहां गया, हाँ, इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द कंडीशन अंडर विच हीट कैन बी कन्वर्ट इनटू द
मैकेनिकल एनर्जी। किस कंडीशन में आपकी हीट एनर्जी क्या हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसके बारे में नहीं बता रहा। और लास्ट अभी ये ध्यान रखना, देखिए अभी जो आपको पढ़ा मिला 26% हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल वर्क में, 40% इसमें कन्वर्ट होती है, 14 से 16% स्टीम इंजन में कन्वर्ट होती है। क्या यहाँ पे लॉ में कहीं बताया गया, तो एक्स्ट्रा बताया गया आपको एडिशनल में, ठीक है भैया। तो ये लॉ ये भी नहीं बताता कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, मैकेनिकल में, ठीक है भैया। तो ये लिखा हुआ है, ये भी लिमिटेशन है इसकी, इट डज नॉट इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल वर्क डन। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, समझ गया, ये इसकी लिमिटेशंस है, ठीक है, इसे ध्यान रखना। ये एक बार ध्यान रखो, पढ़ोगे रट्टा मत मानना, पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख दोगे, रीजन मत ध्यान रखना, ठीक है, रीजन तो मैंने खामखा ही लिखवा दिया। अब आ रहा है सेकंड लॉ। अब देखिए सेकंड लॉ सिलेबस के अंदर है, अगर मैं ये नहीं पढ़ाता ऊपर वाला तो ये बिल्कुल नहीं समझ में आता। बड़ा सिंपल सा, आप देखो बड़ा आसान लगेगा आपको। कैसे कह रहा भैया, क्लॉजियस पहला लॉ जो है उसे कहते हैं क्लॉजियस सॉरी कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। क्या कहते हैं इसे, ये कहते हैं भैया इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, ये इम्पॉसिबल है ऐसा इंजन बनाना जो हीट लेकर के केवल क्या करे, वर्क डन करे, जो हीट लेकर केवल क्या करे। आपने देखा ऐसा कोई इंजन जो हीट ले रहा है, जितने हीट ले रहा है सब वर्क कर रहा है, बाकी और कुछ काम कर ही नहीं रहा। बहुत सारे काम होते हैं भैया, साउंड निकलता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, बहुत सारी चीज होती है जिससे एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, वेस्ट हो जाती है, हमारे काम में आती ही नहीं है। क्या ऐसा कोई इंजन है जितनी 25 जूल हीट दी 25 जूल वर्क कर लिया उसने, इनपुट बराबर में आउटपुट, मतलब एफिशिएंसी क्या हो, ऐसा पॉसिबल, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन वर्क, कोई और इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहा, किसके अलावा, वर्क के अलावा। मतलब एफिशिएंसी कभी भी, कहने का मतलब है किसी की भी एफिशिएंसी एक के बराबर, एफिशिएंसी अगर होगी भी तो एक से कम होगी या जीरो से, और कभी भी Q2 की वैल्यू जीरो नहीं। Q2 कौन सी हीट है, जो वर्क परफॉर्म करने के बाद हीट रिजेक्ट की जाती है कहां पर, सिंक में, वो कभी जीरो होगी, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ। समझ गया भैया, कितना भी अच्छा इंजन हो Q2 की वैल्यू होगी ही होगी, मतलब 100% एफिशिएंसी वाला इंजन आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। समझ गया। अगली स्टेटमेंट और अगला सेकंड लॉ जो है उसे कहते हैं क्लॉजियस प्लैंक स्टेटमेंट। सीधा लिखने के लिए आता, ध्यान रखना, माउंट स्कूल में आता, दो पिछली बार आया था, पिछली से पिछली बार, ठीक है। क्लॉजियस प्लैंक क्लॉजियस स्टेटमेंट, क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या कहता है, सुन लीजिए भैया। क्लॉजियस क्लाउडियस है वो, एक बात कहां से है क्लाउडियस क्लॉजियस, देखिए सुन लीजिए, क्लाउडियस यादव क्लाउडियस यादव, इमैनुअल यादव। अब जब तू सर नाम ऐसे रख रहा था तो कुछ वो भी लिख देता, एडवर्ड क्लॉजियस एडवर्ड, ऐसा रखता कुछ। चलो खोल छोड़ो, हम मुद्दे पे आते हैं। कहने का मतलब है भैया क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या कहती है, आपने देखा है कि बॉडी हमेशा हीट को लॉस करती है, तो हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है हीट, है ना, पड़ा ना, और ये नेचुरल प्रोसेस है, ये अपने आप होता है। क्या कभी आपने ऐसा देखा कि अपने आप लोअर टेम्परेचर से हायर पे हीट जा रही है, नहीं समझे। बर्फ एटमोस्फेयर से बर्फ की तरफ हीट आती है और बर्फ क्या होती है, पिघल जाती है, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है बाहर से हीट लेने में। क्या आपने कभी देखा कि बर्फ हीट दे रही हो किसको, एटमोस्फेयर को, नहीं देखा। ये नेचुरल प्रोसेस है नहीं, अपने आप नहीं होता, मतलब अपने आप होने वाला प्रोसेस नहीं है। कोई ऐसी सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं है जो हीट को लोअर टेम्परेचर से कहां पर पास कर दे। अगर ऐसा करना है तो हमें उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। एग्जांपल दो, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में हम ठंडा सेव रखते हैं और ठंडा हो जाता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर मतलब कि यहाँ कहने का मतलब, क्लोज्ड स्टेटमेंट में कहने का मतलब है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन, सेल्फ एक्टिंग मशीन जो खुद से काम कर रही हो, आपको कोई वर्क करना नहीं पड़ रहा हो, अनएडेड एनी एक्सटर्नल एजेंसी, उसमें कोई इंजन वगैरह नहीं लगाओ, कोई पंप वगैरह नहीं लगाओ, वो अपने आप से हीट को कहां पर करे, एक बॉडी से लेके दूसरी बॉडी में जिसका टेम्परेचर क्या है भैया उससे ज्यादा हो। समझ गया भैया, लोअर से हाईयर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो कभी नहीं हो सकता अपने आप। अगर करना है तो सुन लीजिए, रेफ्रिजरेटर की वर्किंग भी आप ध्यान रखना, आगे कराऊंगा रेफ्रिजरेटर, ध्यान दीजिए। एक कंप्रेसर होता है रेफ्रिजरेटर में, पीछे सिलेंडर होता है, जिसे कहते हैं गैस खत्म होगी, गैस खत्म होगी। उसमें एक्चुअल में क्या होता है, गैस होती है जो कि काफी ज्यादा क्या होती है, हीट एब्जॉर्बिंग होती है, उसकी हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अगर वो किसी बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो हीट को एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करके हीट क्या होती है, एक्सपेंड कर जाती है। क्या करती है, हीट एब्जॉर्ब करके एक्सपेंड करना, कौन सा प्रोसेस कहलाता है कुंडीर, हीट एब्जॉर्ब की और एक्सपेंड हुआ तो कौन सा प्रोसेस है,
मारूंगा, एक्सपेंशन प्रोसेस बोल रहा हूं मैं, नॉन आइडियल, आइसोथर्मल नहीं है, आइसोथर्मल नहीं है। अगर हीट ली 5 जूल, हीट ली और 5 जूल वर्क कर दिया तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो ना, फर्स्ट लॉ कहती है कि हीट लेकर के दो काम होते हैं, एक तो टेम्परेचर बढ़ता है, दूसरा क्या होता है, वर्क डन होता है। अब जब जितनी हीट लिया सबका सब वर्क हो गया तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, समझ गया। तो जो गैस निकलती है कंप्रेसर से, ठीक है, कंप्रेसर जब गैस निकलती है सीधे जाती है सेब में, सेब के पास कांटेक्ट में आती है। सेब का टेम्परेचर बाहर से क्या होता है, काफी कम होता है, लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर क्या होता है, वो हीट देता है किसको, ठंडा सेब भी देता है किसको, हीट, एटमोस्फेयर को। जबकि उसका टेम्परेचर खुद का क्या है, एटमोस्फेयर से कम है। होता क्या, जब वो वेपर आते हैं, गैस के वेपर आते हैं, उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो वो क्या करता है, वो जो गैस होती है वो सेब से क्या करती है, हीट को खींच लेती है, क्योंकि उसकी हीट जो टेकिंग कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा होती है। हीट को खींच लेगी और उस हीट को खींच करके क्या करेगी, एक्सपेंड कर जाएगी। अगर हीट खींचती है तो गर्म होनी चाहिए ना, लेकिन गर्म क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि जितनी हीट लेती है उतनी क्या करती है, एक्सपेंड कर जाती है। यानी टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ पाता, एक्सपेंड कर जाएगी, बहुत देर तक होता रहेगा, संपर्क में आती रहेगी, एक्सपेंड करती रहेगी बहुत। जब वो ये हो जाएगा ना, फिर आपने आवाज सुनी होगी फ्रिज में, आती है आवाज ना। अब होता क्या है, वहां पर एक मोटर होती है, मोटर चलना चालू करती है। मोटर का काम क्या होता है, जैसे पानी की मोटर पानी खींचती है, वैसे वहां पर जो मोटर होती है वो उस गैस को, जो एक्सपेंड हुई गैस है ना, उसको खींचना चालू करती है। उसको गैस को खींच करके पीछे एक जाली देखी होगी आपने, जाली के अंदर बहुत फाइन फाइन होल होते हैं, ठीक है। अब तो खैर ये वाला कंसेप्ट जाली वाला हटा दिया गया, नॉर्मली दूसरा कंसेप्ट है। तो उसको ना, उस जालियों के अंदर उस गैस को, जो कि गैस फैली हुई है पूरे में, उसको क्या करता है, कंप्रेस करके उस जाली के अंदर रख दिया जाता है। अब आपको पता है गैस के पास हीट थी, अगर उसको कंप्रेस करूंगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ गया तो बाहर का जाली का टेम्परेचर भी क्या होगा, गर्म। जाली छूना तो गर्म होती है वापस, ठीक है। अब उसका टेम्परेचर बढ़ा क्यों है, क्योंकि भैया वो वही गैस है जो अंदर गैस है, बस वो क्या हुई, कंप्रेस कर दी गई है, उसकी हीट कम दायरे में आ गई, तो टेम्परेचर क्या होगा, आपको बताया था मैंने। एक तसले को रसोई में रखोगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसी तसले को अगर कहाँ लगाओगे, एक्सपेंड कर दोगे, कमरे में ला दोगे, तो टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब जाली में आ जाती है वाली गैस, उसका टेम्परेचर बाहर से क्या होता है, काफी ज्यादा हो जाता है। और अब आपको पता है ये तो नेचुरल प्रोसेस है कि बाहर हाइयर टेम्परेचर वाली बॉडी लोअर वाले को क्या करती है, हीट देती है, और धीरे धीरे वो क्या करती है, हीट को लूज करके उसका टेम्परेचर क्या होता है, एटमोस्फेयर के बराबर हो जाता है। उसको फिर कंप्रेसर में डाल दिया जाता है, और फिर गैस फ्रिज चलती है, फिर कंप्रेसर हीट देता है, और सॉरी गैस देता है, फिर वो सेब के पास जाती है, और सेब के फिर दोबारा से हीट लेकर के फिर एक्सपेंड करती है, एक्सपेंड होकर के फिर मोटर चलती है, उसको फिर जाके जाली में भेज दिया जाता है, फिर ठंडी आती है। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। ये क्या है, समझ गए। आपने सोचा होगा ना गैस कभी खत्म क्यों नहीं होती जल्दी, गैस खत्म जब होती है जबकि फ्रिज खुली रहेगी, गैस बाहर निकल जाएगी। बाकी अगर आपकी फ्रिज कभी ना खुले तो गैस कभी ना खत्म, समझ गए। मेरी फ्रिज थी 15 साल चली थी, इससे पहले जो, नहीं ना, ऐसा नहीं लापरवाही में ही खुलता है वो, तो अब 4-4 5-5 घंटा खुला रहेगा तो खत्म ही जाएगा ना। ऐसा आप खोल के बंद कर दो तो भाई उसमें ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि फ्रिज में हमेशा गैस नहीं होती, ठीक है, समझ गया। कहते हैं ना ऑटो कट हो जाता है, फ्रिज अपने आप ऑटो कट, तो जब ऑटो कट होता है तो एक्चुअली में वहां पर गैस होती नहीं है, तब सारी गैस को कहाँ अपनी जगह पे सेट कर दिया जाता है, और चीजें ठंडी हो चुकी होती है काफी, तो इसलिए और ज्यादा नहीं चलती, फ्रिज अपने आप ऑटो कट हो जाता है, ठीक है, समझ गया। तो ये तो क्या ये यहाँ पे हमने क्या किया, सेब जो कि ठंडा था वहां से हीट निकाला और कहाँ छोड़ा, जो कि गर्म था, एटमोस्फेयर। ये अपने आप हुआ, हमें करना पड़ा ना, तो इसलिए अब चलो भैया आगे आते हैं मुद्दे पे, और बात करते हैं भैया रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखना भैया बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो आप लोगों की अंग्रेजी कमजोर है तो इसलिए हो सकता समझ में ना आए, मैं आपको साधारण भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। माउंट के बच्चे भी तो बहुत ज्यादा कमजोर होती है यार, और तू तो सेंटर में चला गया तो और खराब हो गई होगी। देखिए सुन लीजिए, बड़ा सिंपल से बता रहा हूँ कि भैया देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, आप ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से वापसी आओ, कहां से आओगे, डी से सी पे, सी से फिर ए पर। तो आप जब ए पर जा रहे थे और वापसी जब ए पर आए, तो ए पर जाते वक्त जो प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम था, अगर आते वक्त भी वही प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम है तो कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल। बी पर जाते वक्त जो टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम था वही आते वक्त भी था, तो क्या है भैया, देखिए ये डायग्राम बना रखा है मैंने, आप नीचे आ रहे हो, क्या आ रहे हो, तो जब यहां पर थे इसका प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम क्या भैया इतना, तो इस पॉइंट पर जब वापसी जा रहे थे, देखो ऊपर जा रहे हो ना, तो इसी पॉइंट पर इतना ही प्रेशर, दोनों का सेम आइडेंटिकल है, एक ही जगह पर। जब यहां पर थे तो टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम क्या था, ये था, यहां पर भी तो नहीं है,
समझिए भैया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए भैया क्या लिखा हुआ है, एनी प्रोसेस विच कैन बी मेड टू प्रोसेस in the reverse direction by the variation in the condition such that any change occurring, देखिए भैया, in any part of the direct process is exactly reverse in the corresponding part of the reverse process is called reversible process। समझिए भैया, मतलब जाते वक्त जिस पॉइंट पर जो प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम था, आते वक्त भी क्या होगा उस पॉइंट पर, तो जहां पर अगर सेम हो तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भैया, रिवर्सिबल। सब कुछ सेम हो जाए, समझ गए, सब कुछ सेम हो जाए। मैंने इस बैग को उठाया, चेंज आ गया, रख दिया, सब कुछ वापसी वैसा ही हो गया। ये क्या है, आपको बता दूं, एक्चुअल में ऐसा प्रोसेस कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं, क्योंकि मैंने जब इसको उठाया था क्या हुआ, बहुत सारे डिसिपेटिव फोर्स। डिसिपेटिव फोर्स का मीनिंग होता है कि ऐसे फोर्स जो आपकी एनर्जी में क्या करें, लॉस करा दें। ऐसे फोर्स जिसकी वजह से एनर्जी में क्या हो जाए, लॉस हो जाए। हेलो हेलो, हाँ कौन, हेलो कौन कौन बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस, देखिए भैया, अब आप देख रहे हो भैया बहुत सारे डिसिपेटिव फोर्स है, तो भैया कभी भी कोई चीज आइडियलाइज कंडीशन में रिवर्सिबल नहीं हो सकती है। समझ गए, मतलब एकदम परफेक्ट, एकदम चीजें एकदम सेम हो जाए जैसे पहले थी, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे डिसिपेटिव फोर्स होते हैं। डिसिपेटिव फोर्स जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, जो एनर्जी में लॉस करा दे। ऐसे फोर्स को आप हटा ही नहीं सकते ना कभी भी। ऊपर उठा रहे हो तो एयर फ्रिक्शन, नीचे आ रहा है तो भी एयर फ्रिक्शन, मामला खराब हो रहा है ना। क्या आप कभी जीरो कर सकते हो, नहीं कर सकते। फ्रिक्शन को जीरो कर सकते हो, नहीं कर। कितना भी ल्यूब्रिकेंट लगा लो, फ्रिक्शन तो रहेगी रहेगा कुछ ना कुछ। समझ गया, तो यही लिखा हुआ है नीचे, यही लिखा हुआ है, अ कंप्लीट रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आइडियलाइज्ड कंसेप्ट। क्या है, एकदम आइडियलाइज है, मतलब हाइपोथेटिकल एक तरह से। कोई ऐसी चीज आइडियल होती है क्या, मैं कहूँ तू आइडियल काला है, इम्पॉसिबल। तू आइडियल गोरा है, इम्पॉसिबल, तेरे से भी गोरी चीज होगी, तेरे से भी काली चीज होगी। तू आइडियल स्मार्ट है, तू आइडियलाइज, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं मर जाऊंगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, समझ गया। आइडियलाइज कैसी कंडीशन है, आइडियलाइज जिसको अचीव नहीं किया जा सके, एज इट कैन नेवर बी रियलाइज्ड, ये एक्चुअल में हो ही नहीं सकती, क्योंकि भैया बहुत सारे डिसिपेटिव फोर्स होते हैं, इस वजह से कोई भी चीज, और उसको आप डिसिपेटिव फोर्स को कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते कंप्लीटली, तो कोई भी चीज रिवर्सिबल नहीं हो सकता। फिर आता भैया इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या आता है, तो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। फिजिक्स में हम जो भी पढ़ते हैं सब आइडियलाइज पढ़ते हैं, आपको पता है। फिजिक्स में जो भी कैलकुलेशन वगैरह होती है सब आइडियलाइज कंडीशन है। एक्चुअल में और उससे जो करोगे डिफरेंस आना ही आना, समझे। इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसा प्रोसेस, जिसको आप वापस लाओ और कुछ भी मैच ना करे, उसको क्या कहते हैं भैया, दही जम गई, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। दूध से दही जम गई, दही से दूध बन सकता है, नहीं, पॉसिबल है। आयरन से हुआ बन गया रस्ट, रस्ट से आयरन बन जाएगा, इम्पॉसिबल है। समझ गया, तो जिसमें आप चीजों को अचीव ना कर सको, ठीक है, वो कौन सा प्रोसेस है। अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, 6 बजे रिवीजन क्लास है, थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगी, ठीक है भैया। और कल सेम रिवीजन क्लास आपकी 7 से 8 में चलेगी, जो आज पढ़ाऊंगा, थर्मोडाइनेमिक्स, ठीक है। अभी कल 7 भी होगा, एक जो भी पढ़ाऊंगा। श्रिंक मतलब जहाँ पे, जैसे जहाँ पे हीट छोड़े तू, वो श्रिंक होगा, जैसे एटमोस्फेयर तरह श्रिंक है। नहीं, ऑसिलेशन रिवीजन कराऊं, हाँ हाँ, केटीजी कराऊं, अरे हाँ, केटीजी कई स्कूलों में नहीं आता, केटीजी कई स्कूलों में नहीं आता, प्राइवेट स्कूलों में, अपेक्स में नहीं आएगा, पक्की बात है। नहीं नहीं नहीं, अब ये पढ़ाऊंगा जल्दी समझ में आएगा।